नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द स्कॉर्पियंस में। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण की समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं चक्रवात। तो इन सब चीज़ों को निपटने के लिए विश्व में एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन की संकल्पना आई। भारत में इसे 1994 में अपनाया गया। 2006 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और 2020 में भी ऐसा अनुमान है कि कुछ संशोधन करने के बारे में सरकार सोच रही है। देखिए, इसका बेसिकली साधारण से शब्दों में मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जब कोई फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ किसी क्षेत्र में लगाई जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका वेस्टेज बाहर आता है, उससे धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है, लोगों को हानि होती है, नदियाँ सूख जाती हैं, नदियों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों के चेहरों में, आँखों में, फेफड़ों में, बहुत सारी चीज़ों में जैसे भी इंडस्ट्रीज़ है उसका इफ़ेक्ट पर्यावरण पर पड़ता है। तो इसका क्या, कितना और बृहद स्तर पर किस समय तक फ़र्क पड़ेगा, इसके प्रभाव का आकलन किया जाता है। और कमेटी, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है दोस्तों। इस कमेटी में एक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं, और कमेटी का आकलन पूरे चारों ओर से सर्वे करने के बाद इवन जो लोकल क्षेत्रीय लोग होते हैं उनसे भी पूछा जाता है इस बारे में आपकी क्या राय है। इसके बाद इसे मिनिस्ट्री में सबमिट किया जाता है। तो और ऐसा माना जाता है कि कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार मान ही लेती है। तो दोस्तों, ये हो गया एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। ठीक है, ये दोस्तों ज़रूरी क्यों है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जैसे कि आप कोयला का खनन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो इससे जो धुआं होता है या फिर कोयले के जलाए जाते हैं या फिर गाड़ियाँ चलती हैं, इससे भारी मात्रा में CO2 रिलीज़ होता है, भारी मात्रा में, ठीक है। इससे काफ़ी बढ़ता है, जो पर्यावरण के लिए लंबे समय के बाद काफ़ी नुकसानदायक होता होगा। आप देख रहे होंगे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अंटार्कटिका है वो पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है, उसमें भी पिघलने की जो तीव्रता है उसमें तीव्रता देखी गई है। तो इस तरह की चक्रवात आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं अचानक बहुत ज़्यादा वर्षा हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश हो रहा है तो ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों। इसके पीछे रीज़न ये है कि वैज्ञानिक जो हैं, जिनको इन्वायरमेंटलिस्ट बोला जाता है, पर्यावरणविद हैं, उनका अनुमान है कि जो टेम्परेचर औद्योगिक क्रांति के समय था, जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, उसी के बाद तो फिर उपनिवेश बढ़ने लगा ना, तो उसके बाद अगर 2 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ता है तो दोस्तों, अगर टेम्परेचर राइज होगा ना, तो अंटार्कटिका एक, आप समझो कि एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ आप समझो कि अरबों की खरबों के टन्स ऑफ टन्स वहाँ पर बर्फ़ जमे हुए हैं। अगर वो पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर, मान लो जैसे कि आप कुआं है, उसका आप 2 मीटर जो है जल स्तर बढ़ा दो, तो समुद्र का 2 मीटर अगर जल स्तर बढ़ गया तो मालदीव, श्रीलंका, मुंबई, बहुत सारे और भी छोटे छोटे देश हैं, जिबूती, ये सब तो समुद्र में विलीन हो जाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों का हर देश में एक संकल्पना आई, और इसीलिए इनका अब कोई भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ लगाने से पहले EIA जो होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, को एक कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो पर्यावरणविद है, इन्वायरमेंटलिस्ट है दोस्तों, इसमें ये लोग आलोचना करते हैं कि बस एक पेपर वर्क है, धरातल पर कुछ काम नहीं होता है। पेपर वर्क है मतलब इससे सिर्फ पेपर वर्क बड़ा है, पर्यावरण पर कोई खास इसके जो है सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये सरकार या आप पर्यावरणविद है, आप लोग सोच रहे होंगे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसकी क्या ज़रूरत है इन्वायरमेंट का आकलन करने की। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम लोग प्रगति क्यों करते हैं, एक अच्छा जीवन के लिए। तो अच्छा जीवन के लिए आप समझो कि एक तरफ से पॉल्यूट करते जा रहे हो और एक तरफ से मेडिसिन क्रिएट करते जा रहे हो। अभी आप सुन रहे होगे कि रूम एयर फ्रेशनेस की संकल्पना आ रही है, ठीक है, प्योर वाटर की संकल्पना आ रही है। तो प्योर वाटर क्या, जिस समय हमारे यहाँ नदियाँ स्वच्छ थी उसमें प्योर वाटर की आवश्यकता थी। आज से 20-25 साल पहले चले जाओ, जिसमें बोतल में, प्लास्टिक्स में पानी बंद नहीं होते थे, उसमें उसकी संकल्पना थी, नहीं थी। आज रूम एयर फ्रेशनर, जो एयर प्योरीफायर है, सॉरी एयर फ्रेशनर बोल रहा हूँ मैं, रूम एयर प्योरीफायर है, उसके बारे में जो चर्चा की जा रही है, क्या हम उससे ज़्यादा ये अच्छा नहीं है
कि जो एक 8,000, 9,000, 10,000 या 50,000 में रूम एयर प्यूरीफायर जो एयर को साफ़ करे, प्यूरीफाई करे, उसमें खर्च करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। वो हमें छाया, पेड़, फल, ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता, ज़मीन में नमी, बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती है, पर्यावरण को काफ़ी अच्छा हमें ऑक्सीजन देती है। तो कुल मिला के अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो प्रकृति में एक बैलेंस जरूरी है। प्रकृति करो, लेकिन पर्यावरण को या फिर प्रकृति में हस्तक्षेप करके नहीं। अगर आप प्रकृति देखिए, प्रकृति से बड़ी कुछ है ही नहीं। इतने विद्वान हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जब चक्रवात का भयानक तूफान आता है ना, तो सब वैज्ञानिक विद के जो तर्क हैं धरे के धरे रह जाते हैं। आज भी वैज्ञानिक इस बात का कंफर्म आकलन नहीं लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस मात्रा में भूकंप आ सकती है। बस वो अनुमान लगाते हैं कि 1000 सालों में या 100 सालों में भूकंप आ सकती है इस क्षेत्र में। तो क्या 100 सालों में हम लोग तंबू गाड़ के वहाँ बैठे रहें? तो प्रकृति बहुत बड़ी है और इंसानों को कुछ मामले में बहुत गलत फहमी है। जितने जीव पृथ्वी में है ना, उससे अधिक जीव दोस्तों समुद्र में हैं, ठीक है। और अगर आप एक मछली पर रिसर्च करने लगोगे ना, तो डॉल्फिन एक समझदार मछली मानी जाती है, जो आपकी गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती है डॉल्फिन, और सब बहुत प्यारी मछली होती है। आप उससे अगर दोस्ती करोगे तो वो ऑनेस्टली आपसे दोस्ती निभाएगी। जो डॉल्फिन आप मछली देखते होगे बहुत सारे यूट्यूब में या फिर मूवीज़ में, जिनके साथ लोग प्रैक्टिस करते हैं उछलने का, वो डॉल्फिन मछली आप सर्च करके देख लेना इसमें। तो ये हो गया दोस्तों, इसका एक फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ मिलने से मुझे कार मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन अगर वही कम विकसित होके अगर अच्छा पर्यावरण मिले, साफ़ सुथरा जगह मिले, मुझे थोड़ा जंगल मिले, टहलने के लिए अच्छा जगह मिले, लेकिन वो फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाए, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करूँगा। क्योंकि हरियाली की तुलना ना कभी भी फैसिलिटी से नहीं की जा सकती है। नेचर जो होता है वो हमेशा नेचर है। प्रकृति ने जिस चीज़ को बनाया है वो अद्भुत है, जिसकी तुलना असंभव है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।